नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुँचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। आइए देख लेते हैं कि आज इंश्योरेंस से जुड़े किस तरह के सवालों के हम देंगे जवाब। सितंबर 2010 के बाद बाजार में आए हैं नए यूलिप। ऐसे में क्या करें पुराने यूलिप्स का? बिना सोचे समझे 8 या 10 पॉलिसी लेने के नुकसान के बारे में आज हम बताएंगे आपको योर मनी में। हेल्थ कवर बढ़ाने के लिए टॉप अप ले या फिर एक नई पॉलिसी, और क्या जरूरी है हाउसवाइफ के लिए टर्म प्लान, जानेंगे योर मनी में। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। स्वागत है हर्ष आपका योर मनी में। पहला सवाल लेते हैं, अनिल शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अनिल जी नमस्कार, आपके पास करीब 8 या 9 पॉलिसी है। हाँ जी। और आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं सालाना इन पॉलिसी का? तकरीबन मैंने एक पॉलिसी थी तो मेरी 3 साल की, बाकी मैं सारा प्रीमियम पर मंथ दे रहा हूँ जी। तकरीबन 1 लाख से ऊपर होगा। तो आप जानना क्या चाहते हैं? आपके पास 3 कोटक स्मार्ट एडवांटेज, 2 IDBI वेल्थ इंश्योरेंस फाउंडेशन, एक बिरला सन लाइफ ड्रीम प्लान, एक सरल जीवन, एक बचत एंडाउमेंट प्लान और एक लाइफ टाइम सुपर। ये सारे पॉलिसीज आपके पास है। अब आपको क्या जानना है? मेरे को ये जानना है कि कौन सी पॉलिसी मैं रखूँ जिसको मैं बंद करके फिर मेरे को और कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ मेरे को सही इन्वेस्टमेंट मिल जाए। क्योंकि मैंने पहले ये बताइए अनिल जी कि सही इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं? कहाँ अगर हम आपको बोलते हैं कि इनमें से 4 पॉलिसी बंद कर दीजिए या 5 पॉलिसी बंद कीजिए और कहीं और निवेश कीजिए, कहाँ निवेश करेंगे आप? या तो म्यूचुअल फंड में करूंगा या फिर अपना FD वगैरह में करूंगा। अभी तक कहीं निवेश है पॉलिसीज के अलावा? पॉलिसीज के अलावा मेरा PPF में निवेश है जी। और आपका म्यूचुअल फंड मेरा HCL उसका 2 मेरे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, ICICI का एंड HDFC टॉप 200। ऑलराइट, चलिए ये तो अच्छा है कि अगर ये बंद करेंगे जो पैसे बचेंगे हर्ष वो निवेश के बढ़िया ऑप्शन में ये लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जो 9 पॉलिसी इनके पोर्टफोलियो में दिख रही है और बहुत पुरानी पॉलिसी नहीं कहेंगे, 2008 से लेके 2007 से 2011 के बीच में सभी पॉलिसीज ली गई हैं। किसको बंद करने पे कितना नुकसान होगा? पहली बात अनिल जी, अगर हम आपके पोर्टफोलियो में देखें, आपने जो डिटेल्स दिए हैं उसके हिसाब से आप सालाना 1,60,000 रुपया आपका प्रीमियम के रूप में जा रहा है। आपने जो पॉलिसीज की डिटेल्स भी दिए हैं उसमें आपने सिर्फ अपने प्रीमियम पे कंसंट्रेट किया है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ली हैं वो आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप से ही लिए हैं। मैं आपको पहला सुझाव ये दूंगा कि आप एक लिस्ट बनाइए अपनी सारे इन्वेस्टमेंट्स की, सारे गोल्ड्स की, जो टाइम होराइजन है आपके पास, क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज नहीं खरीदी हैं। अगर वो होता तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितनी है ये सारी 9 पॉलिसीज में। तो मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिले। मैं आपको रैंडमली इन 9 पॉलिसीज में से कौन सी कम करनी है या कौन सी बढ़ानी है मैं सुझाव नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप एक 1-to-1 मीटिंग एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ करें, आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी टेबल पे रखें और एक सलाह लीजिए कि इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो आप किस तरह बनाएं, क्योंकि इनमें से इन 9 पॉलिसीज में से आप मुझे लगता है कि इसमें आप 5 या 6 पॉलिसीज डेफिनेटली बंद कर सकते हैं। आपके ये इन्वेस्टमेंट पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है और ये अच्छा है कि आपने 2010 के पहले ही ली गई ये पॉलिसीज, तो इसमें आपको पूरा सरेंडर वैल्यू भी मिल जाएगा। आपको रुकना नहीं पड़ेगा जब तक उनके 5 साल पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं। सो मेरा सुझाव स्वाति के लिए यही है कि ये एक सिर्फ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो देख के उसको ट्रिम करने के ना देखें, ये एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनवाएं तो इनको एक आइडिया आएगा और एक नॉलेज भी होगा इनके लिए कि आगे जाते हुए भी ऐसी गलतियां ना करें। सो वो एक बेटर ऑप्शन है। तो अभी आप फिलहाल इन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि अभी कोई कॉल ना ले, किसी से पर्सनली 1-to-1 बात करके अपने गोल्स पहले तय करें, उसके बाद पूरी प्लानिंग के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को ये कट डाउन पोर्टफोलियो को छोटा करें। बता भी दें कि आप ये 4 पॉलिसीज बंद कर दीजिए, बाकी के 3 पॉलिसीज आपने किन पर्पसेस के लिए ले रखी हैं, वेदर उनको कंटिन्यू कब तक करना है। इनके इस पोर्टफोलियो से समझ में ये आ रहा है कि कोई भी पॉलिसी किसी गोल को ध्यान में रख के नहीं ली गई है। ये सिर्फ या तो जनवरी फरवरी मार्च आप जब टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं तब ली गई है, या फिर किसी ने
सलाह दे दी रिश्तेदार ने, निवेश करना है तो बस कर दिया। एब्सोल्युटली। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके अगर सिर्फ प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो रहा है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक पर्सनलाइज्ड जब एडवाइस लेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, गोल सेटिंग है, मैपिंग है, वो आपके क्लियर होंगे तो आप ये गलती आगे जाके भी नहीं करेंगे। आज आप एक प्रोडक्ट पे अगर आपको एडवाइस लेते हैं तो आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं होगा। सो आई थिंक दैट इज अ अनिल जी, आप पहले एक काम कीजिए, आप एक अपने गोल्स बनाइए। आपने बहुत डिटेल नहीं दी, आपने अभी अपने निवेश के बारे में थोड़ा बहुत बताया हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप अपने गोल्स बना सके, अपने वित्तीय लक्ष्य तय कर सके, उससे किस लक्ष्य को पूरा करने में कितना पैसा लगेगा आप ये फिगर आउट कर सके, कब तक वो लक्ष्य पूरा करना है वो तय कर लीजिए। और अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास नहीं जा सकते हैं या आपके लिए शायद मुश्किल हो जाना, आप हमें वो डिटेल्स अगर मेल करेंगे तो आपकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करेंगे। तब आपको हम ये बता सकेंगे कि इनमें से कितनी पॉलिसी आपको बंद करनी है। लेकिन अगर सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए कि इतनी सारी पॉलिसीज के बाद भी अगर आपके पास एक टर्म प्लान नहीं है और अभी तक आपने कोई भी कवर अलग से जो बेसिक टर्म प्लान जिसको कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं, वो नहीं लिया है तो वो ले लीजिए और प्लानिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक डिटेल मेल योर मनी को भेजिए, हम आपकी मदद करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगला सवाल लेते हैं। सुरेश कुमार पंचकुला से अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। इन्होंने 2010 में इन्होंने बजाज एलियांज की न्यू फैमिली गेन 2 पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी में पूरा निवेश एक एक्सेलेरेटर मिड कैप फंड 2 में कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या फंड बदलने की जरूरत है, और एक सवाल ये भी इनके दिमाग में आ रहा है कि इस पॉलिसी में बने रहना चाहिए या फिर नहीं। यूलिप है, 2010 सितंबर के पहले की है। इसकी डिटेल्स इसकी वेबसाइट पर नहीं थी। जब हमने कोशिश की इसका ब्रोशर चेक करने की तो जाहिर सी बात है हर्ष, पहले की पॉलिसी है, 2010 के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहे होंगे। हमें नहीं पता ये प्रीमियम कितना दे रहे हैं। आप क्या सलाह देंगे इस यूलिप को, पुरानी यूलिप जितनी भी इनफैक्ट जो भी लोग निवेश कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे कंटिन्यू करने की? देखिए, इनका सवाल हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। पहले इनके चार्जेस क्या है। ये वाली पॉलिसी में फर्स्ट ईयर चार्जेस थे 52%। सो जो भी उन्होंने प्रीमियम भरा है उसका 52% चार्जेस के रूप में कट गया। उसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्ज हैं, आपके पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, काफी चार्जेस लगते आए हैं। अगले 2 साल के जो इन्होंने प्रीमियम भरा है उनका 5% उनका करीबन कटा है। और अब मैं वेदर कंटिन्यू और नॉट, क्योंकि इन्होंने ये मेजर पोर्शन जो इनका जो चार्जेस के हैं वो उन्होंने ऑलरेडी भर दिए हैं। तो ये बेहतर होगा कि ये वो कंटिन्यू करें, क्योंकि अब जो चार्जेस लगने वाले हैं वो कम लगने वाले हैं। अच्छा, तो दैट इज द ओनली वे कि आप ये पॉलिसी से अपने आप को रिडीम करते हैं कि भाई आप इसमें कंटिन्यू रखें कि आगे के चार्जेस जो हैं वो काफी कम हैं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने पूछा कि जो इनका फंड वैल्यू जो इन्होंने फंड ऑप्शन जो चूज कर रखा है वो है एक्सेलेरेटर मिड कैप फंड। मेरा पहला जो कंसर्न है वो ये है कि जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव उसका फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लाइफ कवर और वो सब पे ध्यान दें। उसके बाद आपका एक ऑप्शन होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी रहता है। अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टमेंट के कौन से ऑप्शंस हैं उसमें अगर इतना ज्यादा उलझ जाता है तो हम ये भी मान के चल सकते हैं हर्ष कि शायद इनके पास, क्योंकि डिटेल इनका नंबर हमारे पास नहीं है तो इनसे बात तो हो नहीं पा रही, शायद इनके पास टर्म प्लान हो, शायद इन्होंने निवेश के लिए ये प्लान लिया हो और इसलिए उनका फोकस ज्यादा फंड पर हो। तो उसमें जाहिर सी बात है जब आप फंड पे फोकस करते हैं मतलब आपका फोकस निवेश है। Absolutely. तो वैसे में अगर जो ये फंड है आई थिंक ये सारा इक्विटी में निवेश करता है, एक्सेलेरेटर मिड कैप। मैं आपको बता दूं ये वाले प्लान में 7 ऑप्शंस हैं। 100% इक्विटी से लेके 100% डेट। हाँ। इक्विटीज में भी 5-6 ऑप्शंस हैं। एक्सेलेरेटर मिड कैप 50% ऑफ द अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप्स ओनली। ओके, मतलब रिस्की है थोड़ा ना। माय पॉइंट इज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके पास टर्म प्लान है ऑलरेडी और इन्होंने निवेश के ऑब्जेक्टिव से अगर एक पॉलिसी खरीदी है और ये इतना एक्टिवली उसमें जो मिड कैप फंड्स हैं या कोई और पर्टिकुलर फंड को ट्रैक कर रहे हैं तो क्यों नहीं ये म्यूचुअल फंड में ही डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं जिनमें आपको मिड कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। सो मेरा कहना सिर्फ सुरेश जी यही है कि क्योंकि आपने अभी एक इन्वेस्टमेंट के रूप से अगर ये पॉलिसी ली है तो उसमें फंड ऑप्शंस रिस्ट्रिक्टेड है ओनली टू 7। अगर आप म्यूचुअल फंड में करते तो आपके 500 ऑप्शंस खुले होते। लेकिन क्योंकि हम ये सलाह दे रहे हैं कि आप कंटिन्यू कीजिए तो आप सलाह देंगे कि इसी फंड में बने रहें या फिर किसी और फंड जी नहीं, अगर एक्सेलेरेटर मिड कैप फंड में आप निवेश कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि इसमें जो रिस्क है वो बहुत हाई है ऑब्वियसली,
मैं आपको सुझाव दूंगा कि इसी पॉलिसी में एक और फंड ऑप्शन है जो है एसेट एलोकेशन प्लान। आप वो प्लान में निवेश करिए। इस फंड में फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे इक्विटी और डेट में वो एलोकेशन शिफ्ट करते रहेंगे। तो जो आपको एक्टिवली ट्रैक करने का जो आपको परेशानी लग रही है वो आपको नहीं उठानी पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली मार्केट कंडीशंस को देख के इक्विटी और डेट में स्विच करते रहेंगे। ऑलराइट सुरेश जी, आपको ये पॉलिसी जारी रखने की सलाह योर मनी की तरफ से मिल रही है। आप फंड बदल सकते हैं। आपको हर्ष ने बताया कि फिलहाल जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं वहाँ 50% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में होता है, थोड़ा रिस्की है, तो आपको फंड बदलने की शायद ज़रूरत हो सकती है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं, प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रवीण नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाय मैडम, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ जी। और मेरा सवाल है कि मैं अपनी वाइफ के लिए एक इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस। मुझे पता है टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव इंश्योरेंस है जो मैं मेरी वाइफ के लिए ले सकता हूँ। मेरी वाइफ अभी हाउस वाइफ है और वो काम कहीं करती नहीं है। आप वाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस, आप जानते हुए भी कि जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली में, टर्म प्लान वही ले तो बेहतर है, उनके नाम पर हो, तो आप वाइफ के लिए क्यों लेना चाहते हैं प्रवीण? देखिए, मैं उनके नाम के लिए एक इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। क्या पर्पस क्या है, क्यों वही मैं, आप क्यों लेना चाहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए? मैं ऐसा चाहता हूँ कि उनके नाम पे भी थोड़ा इंश्योरेंस रहो, कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि टर्म इंश्योरेंस ही लेना है। मैं बस एक उनके नाम से एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात कहिए कि आपको उनके लिए निवेश करना है, राइट? करेक्ट। ओके, लेकिन हर्ष, ठीक है, अच्छी बात है कि आप अपनी वाइफ के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं, आइडियली उनके पास किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए? स्वाति, पहली बात, why should term insurance not be given to housewife? जो एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है कि अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली जो होता है उनकी डेथ के बेसिस पे आपको बेनिफिट्स जो सर्वाइविंग मेंबर है उनको मिलना चाहिए जी। हम ये आर्ग्यूमेंट एक स्टेप आगे लेते हैं कि एक हाउसवाइफ पहली, प्रवीण जी मैं आपको भी करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने बताया था कि आपकी वाइफ वर्क नहीं कर रही हैं। आई एम सॉरी, हाउसवाइफ भी काम करती हैं, सिर्फ कि उनको पेमेंट नहीं मिलता है, एक्सक्लूसिवली एक सैलरी बोल के या कुछ नहीं मिलता है, तो दैट इज द कॉमन परसेप्शन कि हाउसवाइफ काम नहीं करती। तो सेकंड पॉइंट है कि अगर हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो एक हाउसवाइफ को अगर उनकी कोई कारण से डेथ हो जाती है, उनके जो काम जो संभालती हैं वो उनको हम रिप्लेस करते हैं विद अदर पीपल जो वो काम मैनेज करते हैं, उसका एक कॉस्ट लगता है जिसका एक बर्डन आपके सर्वाइविंग मेंबर जो अर्निंग मेंबर है उन पे भी आता। नेवरदलेस हम ये रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम के इंश्योरेंस की बात करें विच इज नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया, बट नेवरदलेस आप अगर एक हाउसवाइफ को डिनाई कर रहे हैं इंश्योरेंस ये कहते हुए कि आप कमाती नहीं और आप काम नहीं करती हैं, वो कॉन्सेप्ट गलत है। हमने एक्चुअली 2007 में काफी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट किया था टू अंडरस्टैंड कि हाउसवाइफ को इंश्योरेंस क्यों नहीं दिया जाता। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट था कि एक मॉरल हैजार्ड होता है कि आप एक हाउसवाइफ को इंश्योरेंस लेते हैं, और हम एक पूरा ऑल ओवर इंडिया के डेमोग्राफिक्स अगर देखें, सो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, आप इंश्योरेंस के रिलेटेड अगर उनकी लाइफ पे कोई रिस्क हो जाता है, तो ये पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन कि आप किस प्रकार का इंश्योरेंस या कौन सा इन्वेस्टमेंट्स आप उनके नाम पे करना चाहते हैं। सो अगर आप इंश्योरेंस ही कोई लेना चाहते हैं तो आप जो सेविंग्स बेस्ड एंडाउमेंट और यूलिप पॉलिसीज हैं, आप वो सारी पॉलिसीज ले सकते हैं, टर्म प्लान नहीं ले सकते। अगर आप इंश्योरेंस ही लेना चाहते हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा कि LIC जीवन सरल जो पॉलिसी है उनके टर्म्स जो फ्लेक्सिबल है, आप 3 साल के बाद विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप उसके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू यूलिप्स, एज कंपेयर टू जो हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस अगर आपका ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस के थ्रू सेव करना, तो आप LIC की जीवन सरल ले सकते हैं। और अदरवाइज आप अगर उनके लिए कोई कॉर्पस बनाना चाहते हैं उनकी सेफ्टी के हिसाब से, तो पहला काम आप ये करिए कि आप अपना टर्म इंश्योरेंस लीजिए और उनके नाम पे कोई रिकरिंग डिपॉजिट
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, आप वो तरीका अगर अपनाएं तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। इसके अलावा वाइफ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग से, अगर अभी तक आपने नहीं ली हुई है वो लीजिए। और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या राइडर कितना जरूरी है एक हाउसवाइफ के लिहाज से भी, ये किसी के लिए भी इनफैक्ट बहुत जरूरी है। नाउ जब हम क्रिटिकल इलनेस और मेडिक्लेम सब की बातें कर रहे हैं, उसमें अर्निंग मेंबर एंड ऑल दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो सिर्फ ये है कि अगर हम मेडिक्लेम बात करें, मेडिक्लेम है कि आप अगर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो रिइंबर्स होता है। क्रिटिकल इलनेस एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिनमें आपके हॉस्पिटल के खर्चे से कुछ लेना देना नहीं है जी। उसमें आपको एक प्री डिस्क्राइब्ड एलिमेंट्स हैं, आपके अगर वो जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से डायग्नोज होते हैं, आप हॉस्पिटल में गए नहीं गए उससे कोई रिलेशन नहीं है, एक फिक्स्ड अमाउंट प्री डिटरमाइंड अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, वो बेसिकली लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपकी अगर कोई हेल्थ ट्रीटमेंट होती है आप वही क्षमता से काम नहीं कर सकते, तो वो लॉस ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट करता है। चलिए वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए और मनी के साथ। और मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस इंश्योरेंस पर सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं राजेंद्र अंबरनाथ महाराष्ट्र से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? राजेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? चलिए यहाँ पर राजेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनकी उम्र है 44 साल। इनके पास हर्ष आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, साथ ही इन्होंने 8 लाख का टॉपअप कवर भी लिया हुआ है। कंपनी की तरफ से भी इन्हें मेडिक्लेम मिला हुआ है 2 लाख का और क्रिटिकल कवर 3 लाख का। जानना ये चाहते हैं कि बढ़िया ऑप्शन क्या रहता है एडिशनल कवर के लिए, टॉपअप प्लान या फिर एक क्रिटिकल कवर लेना इनके लिए ठीक रहेगा, क्या सलाह देंगे आप? वेल राजेंद्र जी, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया टॉपअप मेडिकल इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस के बीच में। मैं आपको बता दूं, टॉपअप इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी इस प्रकार होती है कि जो आप जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उसके जो आपके खर्चे होते हैं वही आपको रीइंबर्समेंट होता है। आपका टोटल कवर खुद का, टॉपअप का और अपनी कंपनी की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है वो है आपका 12 लाख रुपीज। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उसका खर्चा आपका समझ लीजिए 8 लाख रुपए आता है, तो मैक्सिमम 8 लाख रुपीज आपको रीइंबर्समेंट किया जाएगा। क्रिटिकल इलनेस ऑन द अदर हैंड, हम मान लेते हैं कि आप 12 लाख की पॉलिसी ही क्रिटिकल इलनेस भी लेते हैं। हमने बताया कि उसमें सर्टेन एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। हम स्ट्रोक ले लीजिए, रीनल फेलियर ले लीजिए, आपका हार्ट अटैक, या आप ऐसी कोई स्पेसिफिकली एलिमेंट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आप जिस दिन उससे ऐसी कोई एलिमेंट आपके डायग्नोस होती है, आपको तुरंत एक पॉलिसी का एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आपके मेडिक्लेम में ऑलरेडी आपको रीइंबर्समेंट मिल चुका है, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। जो पर्पस दोनों पॉलिसीज का है वो दोनों अलग है। आपको ये समझना होगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपका जो मेडिक्लेम पहला रिक्वायरमेंट होता है मेडिक्लेम जो आपके 12 लाख का है, अगर ये सफिशिएंट आपको लगता है, आपके जो ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्टेड हैं जो हॉस्पिटल में लेना चाहते हैं उसके हिसाब से अगर ये कॉस्ट रीजनेबल है और लिमिट सफिशिएंट है, तो आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वो सेकंड आता है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में एक चीज और बता दूं, इसका पर्पस क्या होता है। इनका पर्पस ये होता है कि जब आपके हार्ट अटैक आए या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होती है, ऐसी कोई मेजर एलिमेंट्स होती हैं, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। वो चीज को, ये अर्निंग कैपेसिटी जो कम होती है उसे रिप्लेस करने के लिए एक लमसम पेमेंट दिया जाता है। आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से इनका कुछ लेना देना नहीं होता। ये डिसीजन आपको लेना है। 12 लाख अगर सफिशिएंट है आपके हिसाब से मेडिक्लेम का, विच आई थिंक अगर हम एवरेज देखें तो गुड इनफ है। आप अगर 12 लाख से मेडिक्लेम है तो बाकी आप 10 या 12 लाख से क्रिटिकल इलनेस बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला सवाल अजयकांत वर्मा ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। LIC जीवन सरल लेने की ये सोच रहे हैं, कैसी पॉलिसी है और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद इस पॉलिसी से हम कर सकते हैं? हर्ष वेल अजय जी, आपको बता दूं, जीवन सरल जो पॉलिसी है ये एक नई ब्रीड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज LIC ने भी रिसेंटली लॉन्च किए कपल ऑफ इयर्स अगो। ये पॉलिसी में आप जो भी मंथली प्रीमियम भरते हैं उसका 250 टाइम्स आपका कवर होता है। अगर आप एनुअली देखें तो अराउंड 20 टाइम्स ऑफ जो भी प्रीमियम भरते हैं उसका कवरेज आपको मिलता है।
जहां तक ये रिटर्न्स का सवाल है, ये पॉलिसी को थोड़ा बनाया गया है इन्वेस्टर फ्रेंडली एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल प्लान्स। इसमें आप जब निवेश करते हैं, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज में नहीं दी जाती। सो इट्स अ टिपिकल फीचर ऑफ द यूलिप प्लान। और आप अगर 20 ईयर्स एंड अबव की प्लान लेते हैं तो रिटर्न्स जो प्रोजेक्शंस LIC देते हैं, उस प्रोजेक्शंस के हिसाब से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पहले अपना PPF का जो लिमिट है 1 लाख का, वो पूरा लिमिट पूरा एग्जॉस्ट करिए, क्योंकि एक प्योर इन्वेस्टमेंट है और टैक्स फ्री रिटर्न्स 8.7% आज की तारीख में मिल रहा है आपको। 1 लाख के ऊपर आपको जो भी डेट एलोकेशन है, जितना आपको डेट फंड्स या डेट एसेट्स में करना है, उसके लिए आप जीवन सरल डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि आपको पॉलिसी टर्म आपका कम से कम 20 साल का होगा तो रिटर्न्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। पॉलिसी के फीचर्स ये हैं कि अगर आप 10 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं, आपको कोई भी लॉयल्टी एडिशंस ऐड नहीं होता है, ये सिर्फ 10 ईयर्स एंड अबव होता है। जो अगर आप 20 ईयर्स एंड अबव लेते हैं तो आपके रिटर्न्स उसी प्रकार से आपको ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि रिटर्न ऑन एन एवरेज, जैसे हम बताते हैं नॉर्मली कि यूलिप में करेंगे या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, तो हम 10 साल में, 20 साल में 12% या 13% की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर वो बताना मुश्किल है। कारण ये है कि अगर हम यूलिप और इक्विटीज की बात करें, हमारे पास रीजनेबली पुराना डेटा है जिसको हम बेंचमार्क बना के आगे का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज देखें, उनका भी हमारे पास एक लॉन्ग टर्म डेटा है, क्योंकि एक नई तरह की पॉलिसी जिसका बोनस का जो एलोकेशन है, जो इसका रिटर्न्स देने का जो तरीका है, वो एकदम नया है। जब तक कोई पॉलिसी विच इज 15 या 20 साल तक मैच्योर नहीं होती, एक अनुमान देना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं, जो आपको रेगुलर ट्रेडिशनल एंडाउमेंट पॉलिसी है, उससे आपको एक स्टेप डेफिनेटली बेटर रिटर्न मिलेगा। ऑलराइट। और इस पॉलिसी में 3 साल के बाद सरेंडर करने पर आपको सरेंडर चार्ज देना होगा। 5 साल के बाद कोई सरेंडर चार्ज इसमें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।